एक बार जोरदार तालियों से स्वागत करें हमारे आज के अतिथि का। कलम रांची के इस सत्र में मैं डॉक्टर सीमा सिंह, प्रभा खेतान फाउंडेशन और एहसास वुमेन की ओर से आप सभी का स्वागत करती हूँ। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि प्रभा खेतान फाउंडेशन कला, साहित्य, संस्कृति और महिला सशक्तिकरण की दिशा में काम करने वाली संस्था है। फाउंडेशन के कार्यक्रम और गतिविधियां अब भारत और दुनिया भर के 55 से अधिक शहरों तक पहुंच चुकी है। इसलिए साहित्य और कला जगत में फाउंडेशन की पहचान भारतीय संस्कृति और साहित्य के ब्रांड एम्बेसडर के रूप में भी होने लगी है। फाउंडेशन कलम के अलावा किताब, लफ्ज, एक मुलाकात, द राइट सर्कल, सुर और साज तथा आखिर जैसे कार्यक्रम भी करता है। जहां तक कलम की बात है तो अपनी भाषा, अपने लोग के विचार को बढ़ावा देने वाला यह मंच सम्मानित और चर्चित लेखकों और कलाकारों को उनके विशेष प्रशंसकों और पाठकों से सीधा जोड़ने के लिए जाना जाता है। मुझे खुशी है आज कलम के इस सत्र में हमारे साथ अतिथि के रूप में मौजूद हैं श्रीमती उर्मिला शिरीष जी। मध्य प्रदेश में 19 अप्रैल 1959 को जन्मी उर्मिला जी ने हिंदी में एमए, पीएचडी और डीलिट की उपाधि हमेशा ही प्रथम श्रेणी में प्राप्त की। आपके द्वारा रचित संपादित पुस्तकों की संख्या 2 दर्जनों से अधिक है। इनमें उपन्यास खैरियत है हुजूर, चांद गवाह, कोई एक सपना, कहानी संग्रह, बिवाया तथा अन्य कहानियां, उर्मिला शिरीष की श्रेष्ठ कहानियां, दीवार के पीछे, मेरी प्रिय कथाएं, 11 लंबी कहानियां, कुर्की और अन्य कहानियां, लकीर तथा अन्य कहानियां, पूरा गबन, निर्वासन, रंगमंच, शहर में अकेली लड़की, सहमा हुआ कल, केंचुली, मुआवजा, वे कौन थे बहुत चर्चित रहे। इनके अलावा अन्य पुस्तकों में प्रख्यात लेखक गोविंद मिश्र की जीवनी, बयावा में बहार और साहित्यकारों से साक्षात्कार शब्दों की यात्रा के साथ शामिल है। आपने खुशबू और धूप की स्याही नामक संग्रहों का संपादन और प्रभाकर श्रोत्रिय आलोचना की तीसरी परंपरा, हिंदी भाषा एवं समसामयिकी तथा सृजन यात्रा, गोविंद मिश्र जैसे पुस्तकों का संपादन भी किया है। आप केंद्रीय साहित्य अकादमी नई दिल्ली की जनरल काउंसिल के सदस्य हैं और स्पंदन संस्था भोपाल की संयोजक भी हैं। आपको मध्य प्रदेश साहित्य अकादमी के अखिल भारतीय मुक्तिबोध पुरस्कार, कमलेश्वर तथा सम्मान और बागेश्वरी पुरस्कार सहित अनेक पुरस्कारों से सम्मानित किया जा चुका है। जाहिर है आपके कामों की सूची इतनी लंबी है कि बताने में सत्र की अवधि ना निकल जाए। इसके लिए आगे की बातचीत के लिए मैं श्रीमती मुक्ति शाहदेव जी को आमंत्रित करती हूँ। वो हमारी आज की अतिथि उर्मिला शिरीष जी से आगे का संवाद करेंगी। तो आप सभी आराम से बैठिए, इस सत्र का आनंद लीजिए और मोबाइल को साइलेंट या स्विच ऑफ कर लीजिए। धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद सीमा जी। और एक बार फिर मैं आप सभी का और हमारी जो आज की मेहमान हैं श्रीमती उर्मिला शिरीष जी का हृदय तल से अभिनंदन करती हूँ। आप सभी को अभिनंदन, नमस्कार और जोहार। कलम रांची की एक और बेहतरीन कड़ी, हमारे कलम का जो कार्यक्रम शुरू हुआ था रांची में, उसमें बेहतरीन कड़ी आज फिर जुड़ने वाली है, हमारे बीच हैं। और साहित्यिक सांस्कृतिक रूप से जो बहुत उर्वर भूमि है, भोपाल मध्य प्रदेश से, वो हमारे बीच हैं। और आपने सुना कितनी सारी उपलब्धियां हैं, लेकिन एक लेखक कैसे लेखक बनता है और रचना प्रक्रिया क्या होती है, और एक पहले दिन कहाँ से शुरू हुआ था और कहाँ तक जाकर पहुँचता है, बहुत तमाम बातें होती हैं। तो मैं सबसे पहले उर्मिला जी से लेखन
एक होता है कि हमें एक साहित्यिक माहौल मिलता है और हम बहुत पढ़ते हैं, और एक होता है कि पढ़ते पढ़ते फिर हम खुद लेखक बन जाते हैं। तो मैं जानना चाहूँगी, हमारे सारे मित्र भी जानना चाहेंगे कि वो शुरुआत कहाँ से हुई थी, क्या पृष्ठभूमि रही, और आपने जो इतना बुलंदियों को ऊंचाइयों को छुआ है हिंदी लेखन में, हम चाहेंगे कि आप वहाँ से शुरू करें आज की बातचीत। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद मुक्ति जी। सबसे पहले तो आप सभी को नमस्कार। रांची आकर बहुत अच्छा लग रहा है और जीवन के तूफानों से लड़कर साल भर सबसे के बीच रहते हुए आज पहली बार कहीं कदम रखा है, नई शुरुआत कर रही हूँ, तो आपके इस प्रोग्राम से कर रही हूँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत शुक्रिया दोबारा साहित्य की दुनिया में लाने के लिए और जीवन की तरफ लौटाने के लिए और पुनः खड़ा करने के लिए। सचमुच क्योंकि बहुत कठिन समय था, अभी भी है, लेकिन लगता है आप सबके बीच आकर कुछ ताकत मिलेगी और फिर जीवन दौड़ने लगेगा, चलने लगेगा। तो सबसे पहले तो प्रभा खेतान फाउंडेशन को मैं धन्यवाद देना चाहती हूँ। संदीप जी, अनिंदिता जी और सुदेशना जी, यहाँ पूनम जी, रश्मि जी, मुक्ति जी, अनीता रश्मि जी बैठे हैं, पंकज मित्र बैठे हैं, मेरे बहुत ही प्रिय अर्णव के पापा यहाँ बैठे हैं, सीमा जी हैं, आप सब लोग हैं जिनका मैं बहुत समय बाद, 10 साल बाद या 14-15 साल बाद जिनसे मिल रही हूँ, तो मुझे सचमुच बहुत अच्छा लग रहा है। रही बात कि लिखने की शुरुआत कहाँ से हुई, क्या परिवेश था, तो बचपन से ही पढ़ने का बहुत ज़्यादा शौक़ था। और पढ़ने का शौक़ इसलिए था कि जब मैं गांव में थोड़ी सी बड़ी हुई और तो आसपास किताबों का ही अंबार था, सभी तरह की किताबें थी, चाहे वो महाभारत हो, रामचरितमानस हो, मैथिली शरणगुप्त हो, ओशो हो या अंग्रेजी या लेखक हो, कोई भी, तो वो बहुत बड़ा एक साहित्य का भंडार घर में था। और बस, और जो बाल पत्रिकाएं आती थी, चंदा मामा, नंदन, पराग, सारी की सारी, मतलब तो ऐसा जुनून रहता था कि बस मैं किताबों के बीच रहती थी, किताबों की दीवार के पीछे मैं बैठी रहती थी। मेरे संगी साथी जो बचपन की, जिनको हम सखियाँ बोलते हैं, सहेलियाँ बोलते हैं, जिनके साथ बहुत खेलना चाहिए था, लेकिन मेरा सारा समय उसी में बीता था पढ़ते हुए। और मुझे याद आता है कि 9th तक आते आते मैंने प्रेमचंद, चेखव, टॉलस्टॉय और जाने कितने लेखकों को, जो भी सामने किताब आती थी उसको मैं पढ़ती थी। तो ये जो परिवेश था और माहौल था, उसने कहीं ना कहीं साहित्य के प्रति मेरे मन में रुचि जागृत की। दूसरा सबसे बड़ा कहानी की जो ताकत है कि कहानी लिखना मैंने क्यों शुरू की, उसके पीछे 2 कहानियों ने मेरे दिल दिमाग पर गहरा असर डाला। एक काबुली बाना, रविन्द्रनाथ टैगोर की कहानी, जिसके सारे के सारे दृश्य मेरी आंखों के सामने अभी भी खड़े हो जाते हैं। दूसरी हार की जीत कहानी, सुदर्शन की। मुझे लगा कि ये दोनों कहानियाँ जब आपके मन मस्तिष्क को इस तरह से आंदोलित कर देती हैं, आपके हृदय को इस तरह से भिगो देती हैं और मानवीय संवेदना और मूल्यों की जो बात उसमें है, तो कहानी में बहुत ताकत है, बहुत ताकत है जो आपको हमेशा अपने साथ लेकर चलती है। और तीसरा, मेरे एक शिक्षक थे, हिंदी पढ़ाते थे, तो वो नाटकों का निर्देशन किया करते थे और बहुत ही अच्छे उनका बातचीत करने का ढंग, उनकी भाषा शैली और हिंदी के प्रति उनकी अभिरुचि, तो वो अपने बच्चों को भी उस तरफ प्रेरित करते थे, जिसको हम कहते हैं ना आज
तो विषय दिया करते थे कि इस विषय पर कहानी लिखना है, इस विषय पर कविता लिखना है। तो मैंने कहानी लिखी होगी तो उन्होंने कहा कि तुम कहानी लिख सकती हो, तुम्हें कहानी लिखना चाहिए। तो मतलब बहुत सारी मिली जुली जो चीज़ें मेरे हृदय पर जिन्होंने छाप छोड़ी, और पहली मैंने जो कहानी लिखी वो वही गांव के परिवेश से उठाई हुई कहानी थी। और इस तरह से मेरे लेखन की शुरुआत हुई, क्योंकि जब तक कोई प्रेरणा नहीं होती है, जब तक वातावरण वो नहीं मिलता है, या उस तरह की परिस्थितियों से, घटनाओं से, पात्रों से आप अभिभूत नहीं होते, आपको वो पात्र, वो घटनाएं, चाहे वो विचार हो, चाहे कुछ भी हो, यदि आपको सोने ना दे, आपको बेचैन करे और आपके अंदर इस हद तक अंदर बैठ जाए और दस्तक देती रहे कि नहीं हमें बाहर आना है, आवाज दे रहे हैं, तब तक किसी भी रचना का सृजन नहीं होता। तो दुख, बेचैनी, तड़प, उसके प्रति जुड़े रहने का एक भाव, उसका परकाया प्रवेश, जैसे हम कहते हैं ना, माखनलाल चतुर्वेदी कहा करते थे कि परकाया प्रवेश, तो वो सारे के सारे पात्र आपके अंदर आकर बैठ जाते हैं और कहीं ना कहीं आवाज देते हैं कि मुझे देह दो, मुझे शरीर दो, मुझे बाहर लेकर आओ। तब वो कोई एक रचना, वो कोई एक कहानी, वो कोई एक उपन्यास निकल कर सामने आता है। तो मैंने तो इसी तरह से देखा कि मैं एक कोने में बैठ जाती थी, सारे लोग सब वो कर रहे हैं, कहीं भी कोई जगह मिले बस बैठ के और लिखना शुरू कर दिया। तब सच में ये लगता ही नहीं था कि विचारधारा क्या होती है, पत्रिकाएं क्या होती हैं, संगठन क्या होते हैं, या क्या वो होना चाहिए, क्या पाठक, बस एक जुनून होता था, एक भावावेग होता था कि लिखना है, बस लिखना है। बिना लिखे नहीं रह सकती थी, बिना लिखे मतलब सो ही नहीं सकती थी। तो इस तरह से मेरे लेखन की शुरुआत हुई और बस फिर लगातार लिखती रही। और यही था कि हमेशा अपने आप को ही आलोचक के रूप में रखती थी, अपने आप से ही सवाल करती थी कि ठीक लिखा, नहीं लिखा। यानी कोई ऐसा गॉडफादर मेरा लेखन के क्षेत्र में कभी नहीं रहा। तो वो जो संघर्ष बिना गॉडफादर के रहता है लगातार, कि आपको साहित्य समाज में आना है, पत्रिकाओं में छपना है, अपनी जगह बनानी है, और कैसा क्या सारा दौर चल रहा है उसके साथ आपको खड़े रहना है। तो वो जो एक आत्म संघर्ष होता है, रचनात्मक संघर्ष होता है, वो अपने आप से ही ज़्यादा होता है, अपने आप से ही ज़्यादा मैं सवाल करती हूँ। और आज भी जब आप कह रही थी कि इतना सारा लिखा, तो आज भी लगता है कि नहीं, अभी तो कुछ नहीं लिखा है, लिखना बहुत कुछ बाकी। तो बस ये मेरी रचना लिखने की शुरुआत थी। बहुत बहुत अच्छे से आपने बहुत सारी चीज़ों का खुलासा किया। और जैसे कहानियों से शुरुआत हुई, तो मैं जानना चाहूँगी किस उम्र में आपने पहली कहानी लिखी थी? वो उम्र मेरी रही होगी, मैं 9th में पढ़ती थी, तो 16-17 साल की उम्र रही होगी। और पहली मेरी जो कहानी थी वो कन्या नाम से थी, कन्या शीर्षक से। हालांकि आपने पूछा नहीं पर मैं बता रही हूँ। तो कन्या शीर्षक से थी और वो सूर्या इंडिया उस समय एक पत्रिका निकलती थी, उसमें छपी थी। और कुछ ऐसा हुआ था कि मतलब जिन लोगों को हम बहुत सम्मान देते हैं, यदि उनके खिलाफ, उस जाति विशेष के किसी व्यक्ति के खिलाफ यदि आप कुछ लिख देते हैं तो उसका बहुत ज़्यादा हमारा परिवार या समाज बुरा मानता है। तो वो एक बच्ची के एक शोषण की कहानी थी और काफ़ी उसकी उस समय बातचीत हुई, सारा सब कुछ हुआ। और मेरे पिता ने तब कहा, उनको वो अच्छा नहीं लगा कि ब्राह्मणों को लेकर या पंडितों को लेकर इस तरह की कहानी क्यों लिखी। तो बाद में मैंने उनको कहा कि आगे से ये सब नहीं लिखेंगे। और ठीक है, उसके बाद तो सारी स्थितियाँ वैसे ही चल रही हैं हमारे समाज में, आज भी वही शोषण है, वही सारी चीज़ें हैं।
तो समाज तो उसी तरह से चल रहा है। हम अपने को किनारा कर लें वो एक अलग बात है, लेकिन चीज़ें तो कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में आपकी रचनाओं में आ ही जाती हैं। भले थोड़ा सा उस पर हम आवरण डाल दें या कुछ कर दें, लेकिन वो चीज़ छुपा के नहीं रख सकते। यदि सच्चे लेखक हैं तो उन आवाज़ों को सामने तो लाना ही पड़ेगा जो अन्याय या शोषण की प्रतीक है। यही प्रश्न मैं आगे पूछने वाली थी। जैसे आपने कहा कि अपने आसपास जो हम परिवेश में देखते हैं, कहानियों में वो चीज़ें आती हैं, तो कुछ कल्पनाएं होती हैं, कुछ वास्तविकता होती है। और ये अगला प्रश्न मैंने लिख कर रखा हुआ था कि भाई कई बार तो पात्र खुद को पहचान भी जाते होंगे, तो आपने उसका खुलासा कर दिया कि उसमें बुरा भी लग गया लोगों को, पिता ने मना किया। तो कितनी मात्रा होती है, क्या सावधानी बरते हैं कहानीकार? आलोचनाएं भी होती हैं तो वो भी मुझे लगता है निंदक नियरे राखिए जैसी चीज़ें होती होंगी। तो लेखन का जो, मैं ये प्रश्न है मेरा कि लेखन का जो सबसे सुखद पहलू है, लिखकर पुरस्कार पाना, कहीं प्रकाशित हो जाना, किताब रूप में आ जाना, या आलोचनाएं, सबसे बड़ी ताकत लेखक की क्या होती है? सबसे बड़ी ताकत लेखन की, आपने जीवन को कितना उसमें रचना में लेकर आए। यदि जीवन लेकर नहीं आए हैं और वो जीवन बहुरंगी है, बहुआयामी है और हर वर्ग का है, हर जाति धर्म का है, तो उसमें जीवन में क्या संघर्ष चल रहे हैं, क्या परिस्थितियां चल रही हैं, क्या चुनौतियां हैं, क्या सरोकार हैं। यदि इन सब चीज़ों को लेकर कोई लेखक अपनी रचना को नहीं लिखता है तो मुझे लगता है वो खुद के प्रति भी उतना ईमानदार नहीं है। क्योंकि आप जिस समाज में रह रहे हैं, जिस परिवार में आप रह रहे हैं, जिस परिवेश में आप रह रहे हैं, उस परिवेश की, उस समाज की, उस वातावरण की, उन समस्याओं की, उन चुनौतियों के बारे में यदि आप नहीं लिखते हैं तो फिर मुझे लगता है कि वो लेखन एक स्वांतः सुखाए वाला लेखन हो सकता है, सामाजिक सरोकारों से जुड़ा हुआ लेखन कदापि नहीं हो सकता है। और मैं हमेशा 37 साल मैंने महिला महाविद्यालय में बच्चियों के साथ लंबा समय निकाला, तो आप सोचिए कि उन लड़कियों का जीवन मैंने किस नज़रिए से देखा, कितने करीब से देखा। और मैं सोचूं कि एक लड़की रो रही है, उसकी आंखों में आंसू क्यों हैं, या एक लड़की नौकरी नहीं कर पा रही है, या एक लड़की की पढ़ाई बीच में छुड़वा दी गई है, या एक लड़की को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, वर्ग के नाम पर कहीं ना कहीं पीछे हटा दिया गया है। तो यदि मैं उसके बारे में नहीं लिखती हूँ तो फिर मेरा लेखन बेकार है। तो मुझे हमेशा लगता है कि जो समाज में है, जो परिवार में है, जो प्रकृति के साथ उत्खनन हो रहा है, पेड़ों के साथ मेरा बहुत ज़्यादा लगाव है, तो मुझे जितना मैं बच्चियों के साथ जुड़ा हुआ महसूस करती हूँ उतना मैं पेड़ों के साथ भी अपने आप को जुड़ा हुआ महसूस करती हूँ। तो जब वहाँ भी मैं कुछ देखती हूँ तब भी मुझे उतनी ही पीड़ा होती है जितना कि मैं बच्चियों के साथ हो रहे किसी भी गलत चीज़ को देखकर करती हूँ। तो मेरे लिए लेखन की ताकत वही है कि मैं समाज को या सरोकारों को या मानवीय मूल्यों को या संवेदनशीलता को या उसको कितनी गहराई के साथ, कितनी ईमानदारी के साथ अपनी कहानियों में या उपन्यास में लेकर आती हूँ, वही मेरी ताकत है। और मेरे पाठक भी मेरी ताकत है। जब वो उनसे जुड़ते हैं या उनके बारे में बातचीत करते हैं तो ये सब चीज़ें एक लेखक को ताकत देती हैं, ऊर्जा देती हैं, आपको एहसास दिलाती हैं कि आप मेरे केवल अपने बारे में आत्मलाप नहीं कर रहे हैं, आप एक बड़े समाज के साथ जुड़े हुए हैं, मनुष्य समाज के साथ जुड़े हैं, मनुष्यता के साथ जुड़े हैं। आप जब तक मनुष्यता की बात नहीं करेंगे, जब तक संवेदना की बात नहीं करेंगे, जब तक सरोकारों की बात नहीं करेंगे, तब तक कोई लेखक बड़ा लेखक नहीं बन सकता। और ये एक प्रक्रिया होती है। हम प्रेमचंद को क्यों याद करते हैं? पूरा रशियन साहित्य उठा के देख लीजिए, या उस समय का हमारे बाद के भी जो आज़ादी के पहले के, आज़ादी के बाद के, या समकालीन लेखकों को, उन्हीं लेखकों को हम ज़्यादा क्यों पढ़ते हैं या वो पढ़े जाते हैं? क्योंकि कहीं ना कहीं उसमें
सामाजिक जीवन बोल रहा है, वहाँ दिखाई दे रहा है, धड़क रहा है, दस्तक दे रहा है, आपको खींच रहा है, पाठकों को खींच रहा है। नहीं तो कोई क्यों पढ़ेगा आपका जीवन, कोई कब तक पढ़ेगा, क्यों पढ़ेगा, है ना, जब तक कि उसमें विविधता नहीं आएगी। बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी बातें आपने बताई। जैसे आपने कहा कि 9 वर्ष की उम्र में आपने लिखा था, एकदम छोटी उम्र रही होगी, और फिर लिखते लिखते अभी तक लिख रही हैं। तो पहले कहानियों से आपने शुरुआत की और फिर उपन्यास लिखा। तो मैं ये जानना चाह रही हूँ कि लेखन को कैसे समय दे पाती थी, मतलब अंदर बहुत चीज़ें हैं, बिना लिखे नहीं, एक जुनून जैसे होता है आपने कहा, तो तालमेल कैसे बिठाती थी, या अभी भी जो आपकी लेखन की प्रक्रिया है, निश्चित रूप से उपन्यास के लिए एक बड़ा वो चाहिए, इतना बड़ा उसका फलक होता है, तो आप कैसे करती हैं उस ज़माने में जब आप स्टूडेंट रही होंगी, लिखती होंगी, तो क्या एक बार एक बैठक में लिख लिया एक कहानी, अंदर अंदर वो बुनाई चल रही है और अचानक, या फिर कई बैठकों में कैसे करती हैं, वो मैं जानना चाह रही हूँ। अभी पंकज जी भी यहाँ बैठे हैं, बहुत सारा, हाँ, रश्मि जी, खुद ही सभी लोग लगभग वो हैं, हर एक का अपना लिखने का एक तरीका होता है। और तो ये सही बात है कि जब आप कोई नौकरी करती हैं तो नौकरी की बिल्कुल जिम्मेदारी आपकी होती है, बंधना होता है, वो डिसिप्लिन होता है। और सरकारी नौकरी में थी मैं, तो वहाँ प्राध्यापक, मतलब कॉलेज में। वो दूसरा, हम लोग उस पीढ़ी के लोग हैं यहाँ मेरी पीढ़ी साथ में, जिन्होंने परिवार को हमेशा अपनी प्राथमिकता माना है कि हम परिवार को नहीं छोड़ सकते। मुझे संजीव जी की एक कहानी मरोड़ ने इतना ज़्यादा उद्वेलित किया था कि वो कहानी छपी थी, और उसमें एक ये था कि जो मास्टर हैं वो सबको पढ़ा रहे हैं, बड़े बड़े ऑफिसर बन रहे हैं, लेकिन उनके अपने बच्चे कुछ नहीं कर पाते। बस वो चीज़ मेरे दिमाग में ऐसी बैठी कि ऐसा ना हो कि हम सब कुछ बाहर करते करते अपने परिवार को, अपने बच्चों को इग्नोर ना कर दें। तो जितना मेरे लिए परिवार मायने रखता था, मेरे बच्चे मायने रखते थे, उतना ही मैंने जब लिखना शुरू किया वो मेरे लिए मायने रखता था। लेकिन बीच में 7 साल मैंने नहीं लिखा, बच्चे छोटे थे, कॉलेज में सर्विस थी, घर में और भी जिम्मेदारियां होती हैं, आपके इलॉज होते हैं, रिश्तेदार होते हैं, तो वो एक बहुत ज़रूरी चीज़ होती है कि आप जीते जागते लोगों को कैसे इग्नोर कर सकते हैं कि आप अपना लिख रहे हैं और उनकी कोई तकलीफ है, उनकी कोई जिम्मेदारी है, उससे आप अपने आप को दूर कर दें। क्योंकि बीच में बहुत ज़्यादा ये भी आरोप लगते थे या चुटकुले सुनाए जाते थे कि मतलब लेखिकाओं को लेकर कि वो तो अपने लेखन में लगी रहती हैं और परिवार को छोड़ दिया। तो ये मैंने फिर एक एक पल अपना बहुत सख्ती के साथ अनुशासित किया। मैं कभी, मतलब मेरे लिए बस परिवार, लिखना और अपनी नौकरी, 3 चीज़ें थी। ना मेरे लिए कोई शॉपिंग थी, ना कोई मार्केट था, ना कोई और मनोरंजन की वो थी कि यहाँ जा रहे वहाँ जा रहे। 3 ही जगह मेरे लिए मेरे जीवन में महत्वपूर्ण थी जहाँ मैंने अपने आप को केंद्रित किया। तो ये तो अपने ऊपर निर्भर करता है मुक्ति जी कि आप अपने समय को कैसे बांटें, क्योंकि समय तो उतना ही है, उसमें आपको नौकरी भी करनी है, उसमें आपको अपने स्टूडेंट से बातचीत भी करना है, उनकी भी समस्याएं सुलझानी है, आपके बच्चों की पढ़ाई भी देखना है, आपको अपने परिवार को भी देखना है। तो आपका एक एक पल कैसे बटा हुआ होता है और हाथ कैसे मशीन की तरह आपके चलते हैं, और दिमाग में कोई पात्र चल रहा है, कोई पात्र चल रहा है, वो वृंदा चल रही है या चीक की लड़की चल रही है या दिशा चल रही है, कोई चल रही है, बस वो दिमाग में चल रही है, वो दिमाग में लिखी जा रही है कहानी, सारा का सारा दिमाग में चल रहा है, घटनाएं चल रही। और बस 10 बजे के बाद मेरा अपना समय होता था, 10 से 1 बजे के बीच, जब सब लोग सो जाते थे और कोई उस तरह की, तो 10 से 1 बजे के बीच फिर मैं अपना लेखन का काम नियमित रूप में करती थी। और दिमाग में जो चीज़ें चलती थी, एक बार में तो कभी वो कंप्लीट नहीं हुई। बहुत सारे लेखक ऐसे हैं जो एक बार में लिखते, पर मेरा 1, 2 और तीसरी बार में मेरी कहानी हो या उपन्यास हो, मैं तीसरी बार
ही मतलब उसको फाइनल कर पाती हूँ। तो ये सारी की सारी चीज़ें इस तरह चलती हैं और इसी प्रक्रिया से गुजरते हैं। कई बार कहानियाँ ऐसी रहती हैं कि ये उपन्यास ही था, कितने साल उसमें रखा रहा, टेबल पर रखा रहा, कागज़ों में रखा रहा। कई कहानियाँ ऐसी कि एक बार लिख ली रखी हैं, आपको समय नहीं है, फिर आप उसके पास जाते हैं, फिर लेकर बैठते हैं, सारी चीज़ें हैं। तो ये सब मिला जुला है लेखक के साथ। ये लेखकीय और रचनात्मक आत्म संघर्ष जिसको कहते हैं ना, कि वो किसी से कह नहीं सकता ये बात है कि नहीं हमें तो अभी कहानी लिखना, हम ये नहीं करेंगे। नहीं, आपको सारी चीज़ें पहले करनी, उसके बाद आप को अपनी कहानी लिखना है। तो कहानी के लिए जो समय है ना, वो सबसे सुंदर समय होता है, सबसे अपना और एकांतिक समय होता है, जिसमें आप होते हैं, आपके पात्र होते हैं, वो प्लॉट होता है, विचार होते हैं और सारी की सारी चीज़ें आप मतलब उसके साथ बातचीत कर रहे होते हैं। वही किताबों के साथ होता है कि उसके पात्र आपके साथ बातचीत कर रहे होते हैं। तो बस ऐसे ही साल दर साल समय निकलता गया, जो लिखते बना वो लिखते गए, वो सब आप लोगों के सामने है। बिल्कुल, बहुत धन्यवाद आपका। और जैसे चीख कहानी है ना, एक बहुत ज्वलंत होता है, उसमें हम लोग आसपास रोज देखते हैं, सुनते हैं, पढ़ते हैं, और उसमें जो चीज़ें हैं मुझे लगा वो कहानी का अंत में बता रही हूँ कि जैसे आपने लिखा उसमें कि वो एकदम से स्कूटी उठाती है और चलती है ना, चीख कहानी है। तो ऐसा कितनी बार हो पाता है, या सिर्फ उसमें एक पॉजिटिव, वो सकारात्मक एक संदेश दिया है आपने, लेकिन हमेशा तो ऐसा नहीं होता है। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, हमेशा ऐसा नहीं होता है। और इधर तो ये मुद्दे इतने ज़्यादा दिल दहलाने वाले हैं कि ऐसा लग रहा है कि इतना हम लोग पढ़ लिख गए हैं, सारी दुनिया की बात करते हैं, और लेकिन और ज़्यादा यातनादायी ढंग से, बेभत्स ढंग से इधर ये सारी घटनाएं घटित हो रही हैं। और मतलब लगता है कि आखिर क्या, मतलब इसका क्या रास्ता निकले, कैसे समाधान निकले। फिर भी मुझे हमेशा, जैसे मैं सड़क पर जा रही हूँ, कोई बच्चियाँ जा रही हैं या मेरे कॉलेज की लड़कियाँ स्टूडेंट जा रहे हैं, तो मुझे ये लगता था कि किसी को क्या हक बनता है कि इन अपने में मस्त या अपने काम में डूबी लड़कियाँ जा रही हैं और कोई उनको उनके साथ बलात्कार कर दे, उनके साथ छेड़खानी करते हैं। ये किसी को कोई हक नहीं बनता है। ये उनकी अपनी आज़ादी है, एक स्वतंत्र नागरिक के रूप में वो जा रही हैं, पढ़ रही हैं, काम कर रही हैं, क्योंकि उन्होंने इनकार कर दिया है प्रेम में, आकर्षण में, या जो उसकी इच्छा है उससे इनकार कर दिया, या किसी मन चले को लगा कि ये तो जो आज फिल्मों की भाषा है, या आजकल सीरीज बहुत चल रही हैं जिनकी भाषा यदि आप सुनेंगी तो आपके रोंगटे खड़े हो जाएं। तो किसी को क्या हक बनता है? मुझे हमेशा ये बेचैनी रहती थी कि क्यों ऐसा। फिर दूसरा सवाल कि जो बलात्कार कर रहा है, ऐसे कितने मैंने केस देखे, उनके ऊपर कोई कानून नहीं, और बड़े सम्मान के साथ वो रह रहे हैं। और हमारे यहाँ तो बड़े बड़े लोग कुछ भी बोल देते हैं, मतलब और संस्कार सिखाने की बात जरूर करते हैं, लेकिन अपने बच्चों को संस्कार कभी नहीं सिखाते। तो ये चीख कहानी की जो घटना है, वो यही विचार मेरे मन में इतना ज़्यादा मुझे परेशान करता था, और उस समय भी ये घटनाएं हो रही थी। फिर मैंने ये कहानी हंस पर भेजी, उस समय राजेंद्र यादव जी थे, तो उन्होंने कहा कि कहानी बहुत अच्छी है पर नया क्या। बस उन्होंने एक ही सवाल किया कि नया क्या, और मैंने कहा नया क्या, बस मेरे दिमाग में, और बस मैंने वो 1.5 लाइन लिखी कि लड़की ने स्कूटी उठाई और वो हवा से बात करके, और उसके बाद उस कहानी का कई जगह मंचन हुआ, ट्रांसलेशन हुआ, पुलिस विभाग वालों ने उस पर चर्चा की, गोवा में एक कैदी था, वहाँ वो पढ़ी गई, उन्होंने मतलब उसने जो चिट्ठी लिखी थी मुझे 12-13 पेज की लंबी चिट्ठी लिखी थी कि हम लोग मिलकर रोए, हमने ये प्रतिज्ञा की हम ऐसा नहीं करेंगे। या कई लोगों ने चिट्ठियों से पता चलता है लेखक को,
कि हम बाथरूम में जाके बहुत जोर जोर से रोए। तो उस कहानी के बाद ये आदर्श, मतलब ये हिम्मत कि पूरा परिवार जिस संक्रांति के, जिस यात्रा के दौर से गुजरता है, कि वो कहते हैं ना कि हम मर भी जाएं, कहीं भी चले जाएं, लेकिन वो कलंक, वो घटना तो कोई नहीं भूलेगा। तो खड़े कैसे हो आप, कैसे खड़े हो, कैसे वो हिम्मत जुटाएं कि जो पीड़िता है, जिसके साथ ये घटना घटित हुई, वो चेहरा छुपाए, उसकी शादी ना हो, उसकी 3 पीढ़ियां आगे भी पूछें, बच्चे भी सवाल कर सकते हैं, पति भी कर सकता है। तो ये सारा का सारा जो द्वंद्व था, ये सारा की सारी जो यातना थी, जो पीड़ा थी, वो मेरे लिए जरूरी था कि नहीं, एक कोई रास्ता तो ऐसा होना चाहिए जहां लड़कियां हिम्मत करें और हिम्मत के साथ आगे आए कि नहीं, इसमें मेरा कोई दोष नहीं था, तो मैं क्यों शर्मिंदा हूँ, शर्मिंदा उसको होना चाहिए। तो ये एक दिमाग में हमेशा बात रही है। तो बहुत बार ऐसी स्थितियां भी बनती है, देखिए मान लीजिए कोई एक स्थिति भी ऐसी बन जाती है और कोई एक भी व्यक्ति, भभूति कहते हैं ना कि मेरा एक कोई पढ़ने वाला हो रहा है, और कोई एक व्यक्ति भी यदि उस चीज से प्रेरणा ले लेता है और अपने आप को खड़ा कर लेता है, तो एक लेखक के लिए इससे बड़ी बात कोई हो नहीं सकती। बिल्कुल, मैंने आपकी पहली कहानी सीख पढ़ी है और मैं आपके लेखन की मुरीद इसलिए हो गई कि जो आपने कहा कि वो जो द्वंद्व है, उस घटना के बाद जो पूरा परिवार का जो आपने शब्दों से जो चित्र खड़ा किया है ना, मैं बहुत उससे प्रभावित हुई। और कहानी पढ़ते हुए बिल्कुल रोंगटे खड़े हो रहे थे कि क्या होगा इसका, जो हम लोग अंत सोचते हैं। और वो जो लड़की निकल गई ना, तो सचमुच लगा, मैं अपनी बात कर रही हूँ, कि वो एक तनाव से मुक्ति, चल वो लड़की निकली तो वो जाकर कहीं अपना वो आत्महत्या नहीं कर ली, जैसे लगता है कि होगा। तो ये बहुत, मैं सचमुच मुरीद हो गई। एक और मैं बोलना चाहूँगी कि बड़ा यूनिक है सब्जेक्ट, लेकिन उसका विषय, और मुझे वो भी बहुत अपील करती है वो कहानी, जो बांधो न नाव इस ठाव, पिता पुत्र का जो कन्वर्सेशन है, जो बातचीत है। आपका बहुत बहुत स्वागत महुआ जी। तो वहाँ पे जो है वो भी, क्या आपने इतना बढ़िया से उसको आपने लिखा है, मतलब चित्र एक उपस्थित होता है सामने। तो क्या ऐसा जरूर आपने कहीं देखा होगा इसको, इतना सुंदर आपने उसको रूप दिया, उसके बारे में थोड़ा सा बातचीत करें। बांधो न नाव इस ठाव बंधु, बिल्कुल। तो ये निराला जी की पंक्ति है, उनके कविता की एक पंक्ति है। निराला मेरे बहुत प्रिय कवि हैं। तो मुझे हमेशा लगता है कि जीवन में यदि प्रेम नहीं है तो कुछ भी नहीं है। बिना प्रेम के तो प्राणी मात्र कोई भी जिंदा रह ही नहीं सकता है, और प्रेम का होना ही हमारे एक अस्तित्व का होना है। चाहे मेरी एक दोस्त कहती थी कि उर्मिला, प्रेम तो हर कोई करता है, कोई कह देता है, कोई नहीं कहता है, और इस प्रेम को व्यक्त करते करते वो जो पात्र हैं वो 75 साल पूरी कर लेते, लेकिन कभी किसी से कह नहीं पाते। तो मुझे लगा कि ये जो प्रेम है, जिसका देह से कोई संबंध नहीं है, एक आत्मिक प्रेम भी होता, एक हृदय का भी प्रेम होता, एक कहते ना कि जिसमें बहुत कोमल कोमल सी भावनाएं होती हैं, जिसमें आप कभी कुछ नहीं भूलते हैं, एक एक भाव, एक एक अनुभूति, एक एक चीज आपके हृदय में रहती है। लेकिन वो कहना यदि इतना आसान होता ना, तो दुनिया बदल गई होती। लेकिन देखिए, जब वो प्रेम के बारे में बताते हैं तो कितना संघर्ष होता है। तो ये जो कहानी वृद्ध विशेषांक में छपी थी वागर्थ की, और उसके बाद उस समय मोबाइल शायद नहीं आया था, तो जब ये कहानी छपी और वो पिता और पुत्र के बीच के जो संबंध हैं, और पिता अंततः अपने बड़े पुत्र को ही अपना मित्र समझता है, उससे कहता है, तो उसके बाद इतने लोगों की चिट्ठियां आई कि मैंने भी प्रेम किया लेकिन मैं किसी से कह नहीं पाया, ये तो मेरा भी प्रेम है,
कम से कम 7-8 लोगों ने इस तरह से लंबी लंबी चिट्ठियाँ लिखी होंगी कि मैंने भी प्रेम किया था पर मैं कह नहीं पाई। मेरे दोस्तों ने कहा कि हमने भी प्रेम किया लेकिन हम कभी कह नहीं पाए। तो वो जो प्रेम जो आत्मा में है, जो हृदय में है, जो मन में है, जो भावों में है, वो प्रेम यदि व्यक्त हो जाता है तो ना तो परिवार उसको सहन कर पाता है, ना समाज कर पाता है। जैसा कि उसका बेटा कहता है कि माँ को कितना बुरा लगेगा, लोग आपकी बेइज्जती करेंगे, लोग आप पर लांछन लगाएंगे कि आपको इस उम्र में शर्म नहीं आती प्रेम करते हुए। लेकिन जो चीज़, जो भाव शाश्वत है वो शाश्वत है। और आपने देखा होगा कि प्रेम को लेकर लिखी हुई कहानियाँ आज भी उतनी ही मन से, दिल से पढ़ी जाती हैं जितनी कि वो समय लिखी गई थी। तो कुछ ऐसा भाव है, ऐसा अनूठा भाव है, ऐसा विलक्षण सा भाव है जिससे ना कहते बनता है ना छुपाते बनता है। लेकिन जब कहते हैं तो बदनाम हो जाते हैं, जब छुपा के रखते हैं तो वो एक जीने की ताकत भी बनता है कि आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों, परसों नहीं तो कभी। और प्रेम तो अगले जन्मों की भी बात करता है। तो वो कहानी बस इसी तरह की भावनाओं को लेकर लिखी गई एक पोथी। और मेरे लिए प्रेम बहुत मायने रखता है, चाहे वो पति पत्नी का प्रेम हो, चाहे दोस्तों का प्रेम हो, चाहे शुद्ध कहूँ तो प्रेमी प्रेमिका का प्रेम हो, मेरे लिए बहुत मायने रखता है। मैं उस चीज़ से बहुत अभिभूत रही हूँ और रहती हूँ, रहूँगी आगे भी। तो वो कहानी इसी तरह से आई थी और वो पात्र मेरे सामने थे और वो सारी चीज़ें थी। तो मैंने कहा कि इतना सुंदर उनके जीवन में जो भाव है जिसकी वजह से वो जी रहे थे, उस पात्र को तो सामने आना ही चाहिए। वो पता नहीं कितने लोगों के प्रेम से भरी हुई पीड़ा को व्यक्त करेगा। तो वह उसके पीछे इतनी सी कहानी है। वो संवादों को इतने अच्छे से आपने बुना है और बहुत बहुत अच्छी लगती बात तो सच है, प्रेम शाश्वत होता है। और ओशो को आपने पढ़ा है काफ़ी, और हम लोग भी अध्यापन से, मैं भी जुड़ी हूँ स्कूल में। तो कई बार बहुत बदतमीजी बच्चे करते हैं तो वो मैंने लिख कर रखा हुआ कि प्रेम की शक्ति दंड की शक्ति से कई गुना प्रभावशाली है। तो है, बहुत अच्छी वो कहानी है आपकी, बहुत अंदर तक वो अपील करती है। और मैं ईमानदारी से बताऊं कि ये जिस आज हम लोग सबके पास एक आपके ऑटोग्राफ के साथ ये किताब होगी चांद गवाह, मैं उसको नहीं पढ़ पाई हूँ, लेकिन मैं उसको देख रही थी और हम लोग जानना चाहेंगे कि आज सबके हाथ में किताब होगी कि इसके बारे में थोड़ा बातचीत कर लें, फिर इसका वाचन होगा। और तो चांद गवाह में चांद किसका गवाह है, क्या है, थोड़ा उत्सुकता सबके चल जाएगा। रात तक कल संडे है। पहले तो मैं महुआ जी के लिए कहती हूँ कि मैं पहली बार जब रांची आई थी तब भी आपसे भेंट हुई थी और आज आई हूँ तो आपसे भेंट हुई, भोपाल में आपसे भेंट हुई। तो ये प्रेम का जो रिश्ता है ना, बात चल रही थी, तो ये ऐसे बांध के रखता है कि भोपाल में आप आई थी तब भी हमारी भेंट हुई पिछले दफे, आज भी सहयोग से आप यहाँ पर हैं। तो ऐसा भी प्रेम होता है। काफी दिनों से महुआ जी इधर नहीं आ रही थी, आती रहती हैं, तो वो टेलीपैथी बोलते हैं ना, टेलीपैथी, ये जो आत्मिक जो रिश्ता होता है ना, आत्मा, मैं आत्मा को बहुत मानती हूँ। तमाम बिल्कुल, हम लोग आजकल उनको टीवी पर ज़्यादा देखते हैं। अब ये मेरा परिवार जैसा है, बिल्कुल, मूर्ति जी और तमाम रश्मि जी, सब लोग हैं ना, हम लोग हमेशा मिलते हैं, बहुत प्यार से मिलते हैं, तो उनके लिए समय निकालते हैं। हाँ, नहीं, बहुत अच्छी बात है जी। और इसके बारे में हम लोग बात कर रहे थे, चांद गवाह। तो चांद किसका गवाह है? निश्चित रूप से किसी प्रेम कहानी का गवाह। बिल्कुल बिल्कुल। तो आप थोड़ा सा चांद दिशा के का गवाह है। दिशा का जो व्यक्तित्व है, जो चरित्र है, और आज भी आप देखिए इतना पढ़ा लिखा सभ्य सुसंस्कृत समाज जिसको हम कहते हैं, आधुनिक समाज जिसको हम कहते हैं, पढ़ा लिखा समाज हम जिसको कहते हैं, उस समाज में आज भी 22 में ये उपन्यास आया है, आज भी दिशा जैसी स्त्रियों को
सवालों का सामना करना पड़ता है, लांछन सहन करने पड़ते हैं, अपनी सफाई देनी पड़ती है, बजाय इसके कि वो कितनी चिंतनशील महिला है, स्त्री है, बौद्धिक है, कलाओं में पारखी है, जीना चाहती है, काम करना चाहती है, आगे बढ़ना चाहती है और अपने अंदर की जो कहना चाहिए कि बेचैनी है और काम करने का उसके अंदर जो जुनून है और उसका जो चिंतन है, उसके जो अध्यात्म है, प्रेम है और लोगों के लिए करने की जो इच्छा है, उन तमाम विशिष्टताओं को, विलक्षणताओं को परे रखकर केवल एक इस सवाल पर उसको तिरस्कृत, उपेक्षित किया जाता है कि उसके संघर्ष में साथ देने वाला पुरुष उसके साथ मित्र क्यों है, या वो साथ में उसके काम क्यों कर रही है, या उसके साथ उसके परिवार में क्यों रह रही। ये आज की बात मैं कर रही हूँ, आज के समाज की मैं बात कर रही हूँ कि अभी भी जो भारतीय समाज है वो ऊपर से बहुत ज़्यादा आधुनिक और प्रगतिशील दिखाई देता है, लेकिन यदि आप उसके अंदर जाएंगे और बहुत ही प्यार करने वाले आपके जो भाई हैं, जो परिवार हैं, वो एक क्षण में कैसे बदल के उनकी भाषा भी बदल जाती है, ये उस चीज़ का है। दूसरी चीज़ ये है कि आज जो जैसा मैंने कहा कि मैं कॉलेज में रही हूँ, बदलती हुई लड़कियां जो आ रही हैं, नई पीढ़ी जो आ रही है, उनकी भाषा कैसी बदल गई है, उनके जीवन के प्रति नजरिया कैसे बदल गया है। आज वो सवाल करती हैं, माँ उनसे सवाल नहीं कर सकती है, वो माँ से सवाल करती है। वो माँ के चरित्र को लेकर सवाल करेंगी, वो माँ के जीवन को लेकर सवाल करेंगी, वो माँ के पूरा जो कहना चाहिए कि व्यक्तित्व है उसको लेकर सवाल करेंगे, लेकिन उन्होंने एक ऐसी दीवार खड़ी की है कि आप उनसे सवाल नहीं कर सकते। उनकी भाषा इतनी तीक्ष्ण हो गई है, इतनी कहते हैं ना कि तीर की तरह लगने वाली हो गई है कि यदि कहते हैं ना कि अपनी इज्जत बचाना है तो भाई इनसे बात कम करो। तो माँ को आज ये सोचना पड़ता है कि हम ये सवाल करें या नहीं करें, पूछें या नहीं करें, क्योंकि उनकी अपनी आज़ादी है, उनके अपने जीवन जीने का ढंग है। तो ये जो नई पीढ़ी मेरे सामने आ रही थी, तो मेरे लिए चिंता ये हो रही थी कि आखिर ये जो नई पीढ़ी है ये कहाँ जाएगी। उनको लिविंग में भी रहना है, उनको दोस्तियाँ भी करना है, उनको शादी भी नहीं करना है, और फिर उनको सारा जीवन बड़ा सुंदर चाहिए, अपनी मनमर्जी का चाहिए, और कोई मायने क्या मूल्य होते हैं, क्या अनुशासन होता है, क्या माता पिता होते हैं, इस बात की कोई परवाह नहीं। और तो ये एक चिंता, बहुत गहरी चिंता मेरे लिए थी कि ये पढ़ लिख कर जाएंगी तो किसके साथ रहेंगी। वो किसी के भी साथ नहीं रह पा रही, ना दोस्तों के साथ रह पा रही है, ना पति के साथ रह पा रही है, ना माता पिता के साथ रह पा रही है। फिर फ्रस्ट्रेशन उनको होता है, फिर तनाव होता है, फिर तनाव की गोलियां खाती हैं, फिर मनोवैज्ञानिक के पास जाती हैं, फिर सवाल करती हैं, फिर माता पिता को दोषी ठहराती। तो ऐसा एक चक्रव्यूह, जैसा कहते हैं ना कि चक्रव्यूह है, कि आप कैसे उनको निकालें, कैसे उनको दिशा दें। एक जमाने में बहुत बात चलती थी कि युवा पीढ़ी पथभ्रष्ट हो रही, हम लोग वाद विवाद प्रतियोगिताएं करवाते थे पक्ष और विपक्ष में। आज तो कोई रास्ता भी दिखाई नहीं दे रहा है इस पीढ़ी को कि ये कहाँ, मतलब हम कहाँ ले जाकर इनके साथ कैसे संवाद करें, कैसे उनके करीब तक पहुँचे। तो दिशा और उनकी बेटियों के जो रिश्ते हैं, दिशा का अपना जो अस्तित्व है, और हम इतने बड़े समाज में काम कर रहे हैं। मैंने तो ये पाया है कि जो पुरुष हैं वो हमारे साथ काम करते हुए कितने आत्मीय हो जाते हैं, कितनी आपकी जो बातें आप अपने परिवार में नहीं कर पाते हैं वो आप अपने सहयोगी के साथ करते हैं। वो आपका बहुत बड़ा संबल होते हैं, कहे ना कहे, आप गलत समझे या, लेकिन एक पवित्रता भी कोई चीज होती है।
वो छोड़ दीजिए कि बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं कि जो उस तरह की निगाह रखते हैं या उस तरह से वो करते हैं। मैं उस तरह की 1% या 5% या 10% लोगों की तरह मैं उनको देखती हूँ जो अपने साथ काम करने वाली महिलाओं की समस्याओं से जुड़े होते हैं, उनको ताकत देते हैं, उनको समझाते हैं, उनसे सिंपैथी रखते हैं, उनके प्रति संवेदना रखते हैं, उनको बल देते हैं। वो बिल्कुल अकेली है वो महिलाएं। मैं अभी हॉस्पिटल में गई तो अपने परिवार की वो बात अपने साथी डॉक्टर से कह रही थी, ये समस्या, बच्चा नहीं सुनता, पति समझता नहीं है, सास अभी ये कह रही, वो किससे कहे अपने दिल की बात। तो ऐसे जो समाज में जो पुरुष है जो आपके बहुत करीब हैं, आपके आत्मीय हैं, और केवल मित्रता का भाव है, हो सकता प्रेम भी हो, मित्रता भी हो, तो उसमें भी कोई बुराई नहीं। तो यदि ऐसे पुरुष के साथ किसी की मित्रता है या संबंध है, उसको हमेशा उसी 100 साल पुरानी दृष्टि से देखना कहाँ तक ठीक है। ये तमाम तरह की चीजें। फिर वो दिशा, मैंने जैसे कहा कि मुझे पेड़ों से बहुत प्रेम है और जब भी मैं जाती हूँ तो मुझे लगता कल तक ये पेड़ बचेगा या नहीं बचेगा, आज है कल बचेगा या नहीं बचेगा। तो वो दिशा में वो चीज आई है, पेड़ों को, पर्यावरण को, नदियों को बचाने के लिए कितना संघर्ष करती है। लेकिन कौन समझता है? वो तो समझते कि नहीं, ये तो कुछ भी नहीं है। आप 16 साल आपने पूरे परिवार के लिए दिए, वो परिवार है आप ससुराल सबसे। तो ये इतनी छोटी बातें नहीं है, मतलब ऐसे छोटे मुद्दे नहीं। ये जीवन को लेकर, उसके सवालों को लेकर, उसकी चुनौतियों को लेकर, उसके प्रेम को लेकर, उसकी चिंतन को लेकर, उसकी तड़प को लेकर। एक स्त्री कितनी कहती है कि हम ये करना चाहते थे, इतनी अच्छी डांसर, उनका डांस छूट गया। क्यों? क्योंकि पति को नहीं पसंद था, परिवार को पसंद नहीं था, ससुराल, मतलब उसकी पूरी डिग्री बेकार गई, उसकी पूरी उपलब्धियां बेकार गई। तो मुझे ये चीजें बहुत तकलीफ देती हैं। IAS में सिलेक्ट हो गए, नहीं नौकरी की, डॉक्टर, तो पूरी पढ़ाई की, डॉक्टरी छोड़ती, डॉक्टर बनने में कितनी मेहनत, कितना समय छोड़ दी, क्योंकि वो परिवार नहीं चाहता था, क्योंकि उनको शिकायत ये थी कि मैं तो बहुत आसपास की चीज़ों को देखती हूँ, अपने परिवेश को अपने, कि सुबह उठ के वो 5 बजे चाय नहीं दे पा रही थी। अब वो फील्ड में जाए, हॉस्पिटल जाए या आपको चाय दे। हम ऐसी बातें आज इस मंच पर कर रहे हैं, लेकिन यही जीवन की हकीकत है। ये आपको ऐसा लगेगा कि ये तो कुछ रहा ही नहीं, दहेज रहा ही नहीं। नहीं भाई, दहेज बहुत है, दहेज की मांग बहुत तरह से है, बहुत सारी चीजें। तो ये जो स्त्री का एक द्वंद्व है, स्त्री का अपने अस्तित्व को बचाने का जो संघर्ष है, अपने को समझाने का जो संघर्ष है, अपने अस्तित्व को बचाए रखने का जो संघर्ष है, अपनी मित्रता को बनाए रखने का जो संघर्ष है, एक पुरुष का एक अच्छी नियत वाले पुरुष का जो रूप है, जो व्यक्तित्व है। कई लोगों ने मुझसे कहा कि ऐसे संदीप कहाँ मिलते हैं, हमें नहीं कहो, ऐसे संदीप कहाँ मिलते हैं। मैंने कहा इसी समाज में है, ऐसे संदीप इसी समाज में है। और आप एक कदम आगे बढ़ोगे, वो आपके लिए 10 कदम आगे बढ़कर आपके सामने खड़े होंगे। आपको आपकी ये तमाम जो अवसाद हैं, जो परेशानियां, उससे निकालेंगे। ऐसे संदीप इस समाज में हैं। तो मैं बिल्कुल पुरुषों के बिल्कुल खिलाफ नहीं हूँ। पति के रूप में वो खराब हो सकता है, लेकिन मित्र के रूप में, सहयोगी के रूप में वो बहुत अच्छा भी होता है, पति भी बहुत अच्छे होते हैं। तो मैं तो कोई एक चीज़ 100% कभी नहीं होती है। आप चीज़ों को समग्रता में देखिए तो आपको बहुत सारी चीज़ें अपने आप समझ में आ जाएंगी कि हम गलत कहाँ हैं और समाज गलत कहाँ है। हमें उसका कौन सा रास्ता चुना, किस तरह से हम उससे निकल सकते हैं, यही सब चलता रहता। तो चांद गवाह में जो दिशा है, उसके सवालों का, उसकी तकलीफों का, उसके संघर्ष का, उसको अपने आप को बचाए रखने का, पेड़ पौधे का, वही एक गवाही देता है कि तुम ये हो, तुम रहो। और अंत में वो जाती है, उस यात्रा पर निकलती है, लड़के भिड़के संघर्ष करके, लड़कियों से जूझ कर निकलती है। और हमेशा मेरा ऐसा मानना रहा है, मेरे जीवन में भी, कि हार तो नहीं मानना है, पराजय तो नहीं मानना है। चाहे कोई कुछ भी कर दे, कितना भी दबाए,
हमें दबना नहीं है, हमें आगे बढ़ना है, क्योंकि जीवन एक बार मिलता है। मैं इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझ सकती हूँ कि मृत्यु के मुंह से आप दोबारा लौटते हैं। तो अब मुझे लगता है जीवन कितनी बड़ी चीज़ है। काश सब लोग इस जीवन को, अपने भी जीवन को और दूसरे के जीवन को भी उतना ही महत्व दें, उसके सपनों को पूरा करें, उसको उसको तड़पने के लिए ना छोड़ें। यदि उसमें प्रतिभा है, उसमें वो चेतना है, उसमें वो चिंतन है, उसमें वो विचार है, उसमें वो हुनर है, तो उसको आने दें, उसको जीने दें, उसके साथ जीने दें उसको, क्योंकि वो जिएगी नहीं तो अंदर ही अंदर घुटती रहेगी, क्योंकि वो सपना उसके अंदर है, मरा नहीं है। तो मैंने ऐसी बहुत सारी महिलाओं को देखा, जो आप कह रहे थे ना कहाँ कहाँ से, बहुत सारी महिलाओं को देखा, बहुत सारी बच्चियों को देखा, अपने स्टूडेंट्स को देखा, तो तमाम चीज़ें मिलके एक बन जाती हैं। फिर कोई एक पात्र आपके सामने आता है, एक कहानी आपके सामने आती, कोई एक मुकम्मल रचना आपके सामने आती, जैसे चांद का बाहर आया। बहुत बहुत खूबसूरत, इतनी सच्ची, अच्छी और मार्मिक बातें आपने कही हैं, और वो आपकी रचनाओं में, कहानियों में झलकता है वो, तो बहुत अच्छा लगा। और बहुत सारे प्रश्न हैं लेकिन समय भी है, तो मैं चाहूँगी कि आप, जैसे हमारी परंपरा है कि इससे आप अपना, पूरी किताब आपकी है, लेकिन आप कुछ पंक्तियाँ यहाँ से पसंद करें। पहली बार ऐसा हुआ कि मुझे नहीं मालूम कि ये कैसे, मतलब कविताएं इसमें आ गई। शायद वो पात्र का प्रभाव इतना ज़्यादा था, उसका व्यक्तित्व ऐसा था कि जब वो कुछ बात नहीं कह पाती तो कविताओं में वो बात कहती है। तो ऐसी कुछ कविताएं आई हैं, तो मैं वो पढ़ देती हूँ। मैं चक्की में पड़े दानों की तरह पिसती रही, लोग सोचते रहे कि चक्की गा रही है औरतों के गीत। गांव में पहले आटा पीसा जाता था ना चक्की से। मैं चक्की में पड़े दानों की तरह पिसती रही, लोग सोचते रहे कि चक्की गा रही है औरतों के गीत। मैं गहरे कुएं में खाली मटकी की तरह डुबाती रही, लोग समझते रहे कि मटकी में पानी भरा है। मैं आसमान में चिड़िया की तरह भटकती रही, लोग समझते रहे कि मैं उड़ान भर रही। यह खेल चलता रहा, चलता ही रहा, उम्र बीत गई, सदियां बीत गईं, लोग समझते रहे कि मैंने पूरी एक उम्र को जी लिया है। भ्रम से भरी इस दुनिया में भ्रम में जीना ही भ्रम लगता रहा। जैसे मैंने बताया कि संदीप और दिशा के बहुत ही खूबसूरत रिश्तों की है। तुमको पाने की चाह में मैं सदियों से भटक रही थी, लेकिन तुम मुझे पाने की आस में एक पल भी नहीं भटके। तुम्हारे और मेरे दरमियां अब बचा भी क्या है। मेरी आवाज कंदराओं में गूंज कर लौट आती थी। मुझे लगा तुम यहाँ वहाँ कहीं भी नहीं होगे, लेकिन तुम तो हर कहीं हो, मेरे आत्मन, मेरे सज्जन। तो ये दो बहनों के बीच जो बात चल रही है कि उसकी गूंज कम हुई तो निर्द्वंद हंसी, हंसी की बहती पतली निर्मल धारा, लग रहा था धारा जमीन पर नहीं आसमान से गिर रही हो। उन्हें लगा बैठा के लगाकर हंस कर उनकी खिल्ली उड़ा रहे हैं। वह हंसने की बात है। पहले एक कविता सुनो, फिर वो दिशा। तुम्हें बूंद नहीं नदी बनना है, तुम्हें सहनशील और त्यागमयी बनना है।
ख्वाब देखने वाले तुम्हें सब कुछ बना देखना चाहते हैं, पर कभी नहीं पूछते कि दरअसल तुम्हें स्वयं क्या बनना है। यह वह सब बनने की प्रक्रिया में रीत जाता है मन का सरोवर, लेकिन बनते हुए देखने वालों का मन कभी नहीं बदलता, कभी नहीं बढ़ता। बीच बीच में ऐसी कुछ कविताएं काफी। लीला जी, आपने जेल जीवन पे लिखा है जी, और लेकिन मैं ये जानना चाहती हूँ कि इतनी गहराई से, क्योंकि जेल के बारे में अंदर की बातें जानना इतनी आसान बात नहीं थी, आपने कहाँ से जाना और इसकी रचना प्रक्रिया क्या है? आप उपन्यास खैरियत है हुजूर की बात कर रहे हैं ना। वही कि जब कोई रचना लिखते हैं तो उसके लिए खोज भी रहती ना, जिसको कहते हैं कि यदि कोई पात्र है तो उसका जीवन वहाँ तक कैसे पहुँचा या उसने कैसे वहाँ अपना जीवन जिया। तो ये जो निरंतर खोज की प्रक्रिया होती है, उसी खोज की प्रक्रिया के तहत ये सारी चीज़ें मैंने देखी। संयोग से हुआ ये कि मेरे हस्बैंड भी डॉक्टर थे, तो उनके मित्र की नियुक्ति जेल में थी। तो जब ये मैंने ये कहानी उनके बारे में सुनी, सारा सब कुछ वो किया, तो मैंने अपने हस्बैंड से कहा कि मुझे क्या जेल में ये सारी चीज़ें देखने को मिल सकती हैं और क्या वो मुझे दिखा सकते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है। फिर मैंने उनसे डॉक्टर से बात की और मैं पूरा एक एक जेल का हॉस्पिटल कैसा होता है, वो कहाँ कैदी मिलने आते हैं, कैसे बातचीत होती है उनकी, और बहुत सारे कैदी भी वहाँ देखने को मिले, बैरक कैसी होती है, शाम को अटेंडेंस लगती है तो खैरियत है हुजूर, यानी पूरी गिनती हो जाती है उनकी, तब वो कहता है कि खैरियत है हुजूर, यानी सब ठीक ठाक है सारे वो। तो ये लगातार मैं सारे उन लोगों से मिली और मुझे चूँकि मैं बुंदेलखंड दतिया के साइड की हूँ और उस समय वहाँ डाकुओं का बहुत ज़्यादा आतंक था और जो सरेंडर किए थे, आत्मसमर्पण किया था, उनमें से कुछ डाकू वहाँ भी आए थे। किसी को एक को शिफ्ट, मतलब बहुत सारे ऐसे पात्र भी उसमें आते हैं और वो तमाम कहानियाँ जो मेन कैरेक्टर है, मुख्य जो पात्र है, उसके साथ वो जुड़े हुए थे। तो कुछ निकल गए थे, कुछ थे, कुछ वही हैं। तो उन सब से मिलने का मुझे मौका मिला, बातचीत करने का मौका मिला और उनको, डॉक्टर साहब को मतलब मैंने बहुत धन्यवाद दिया। उन्होंने बहुत मेरे साथ मेहनत की, एक एक चीज़ वहाँ के बारे में समझाई। फिर वो मैं उस पात्र से मिली, उनके जीवन के बारे में जाना। और आप ये सोचिए, हजारों केस ऐसे हैं, हजारों केस, कोई एक केस को मैंने लिया है तो उन हजारों लाखों लोगों की ऐसी ही पीड़ा, ऐसी तड़प कि वो व्यक्ति बिल्कुल निर्दोष है, बिल्कुल निर्दोष है और 27 साल, पूरा 27 साल 1 महीना 26 दिन के बाद उसे निर्दोष साबित किया जाता है। पूरी उम्र कितने, मतलब कितने ताने, कितना अपमान, पूरा करियर कैसे चौपट, कैसे नष्ट हो जाता है। और आपको ये लगता है कि मेरे ऊपर ये आरोप लगाए गए हैं और वो जो भय, और आगे मतलब बाद में जब वो निर्दोष साबित हुए तो उनसे मेरी बात हुई तो उन्होंने कहा कि यदि मान लीजिए मैं दोषी साबित हो जाता तो मेरे पास तो कुछ नहीं था सिवा आत्महत्या की, मैं आत्महत्या कर लेता बोली यदि मैं निर्दोष साबित नहीं होता। तो ये सारी की सारी चीज़ें मैंने वहाँ जाके देखी, समझी, वो किया, उनसे मिली। और बहुत सारे हमारे लेखक मित्र बैठे, वो भी यदि इस तरह की कोई चीज़ आती है जिसमें प्रामाणिकता की ज़रूरत होती है, आजकल तो बहुत समय है ना कि यदि मतलब कोई चीज़ गलत है तो आप 10 जगह से पता कर सकते हो उसको। कोई बीमारी है
उसका गला ठीक से आपने वर्णन कर दिया, 10 तरह से वो कर सकते हैं। तो ये तमाम बहुत सारी ऐसी कहानियाँ हैं जो मेरे हस्बैंड को साहित्य में बहुत ज़्यादा अभिरुचि थी। तो वो उनको लगता था, बोलते थे अरे वो एक तुम्हारी नायिका है, नायिका बन सकती है, तुम आके उससे मिल लो, तुम उसको देख लो। मतलब तो बहुत सारे हॉस्पिटल की मैंने बहुत सारी कहानियाँ लिखी, एक संपादन भी किया अस्पताल जीवन की कहानियों पर। तो वो मुझे बुलाते थे कि देखो ये ऐसी ऐसी स्त्री MLC की जो है कि बिल्कुल अधिकार से कहती मेरी देह है, मैं जैसे चाहूँ इस्तेमाल करूँ। तो उन्होंने मुझे बुलाया वहाँ पर कि देखो ये एक नायिका तुम्हारी बन सकती है, यहाँ के देखो। तो ऐसे करके पात्र तो हमारे आसपास ही होते हैं, जीवन मतलब आसपास ही होते हैं, मिलना पड़ता है, देखना पड़ता है, सब चीज़ें समझनी पड़ती हैं, जानना पड़ता है। हम कल्पना का सहारा लेते हैं, सब कुछ लेते हैं, लेकिन जीवन तो जीवन ही है। जब तक जीवन नहीं होगा, जीवन पात्र नहीं आएंगे, तब तक हम कैसे मतलब वो साम्यता रहेगी हमारे जीवन और समाज या कहानी और उसकी। जैसे आप गोरकी की माँ देखिए, मुझे आज तक मतलब या बूढ़ी काकी कहानी नीचे ना एक ऐसे लगता है कि मतलब बूढ़ी काकी जी सामने खड़ी, या गोरकी की माँ को मैं आज भी कि वो चित्रण करते हैं कि उसकी छुट्टियां भरा चेहरा ऐसा था। तो कैसे बारीक चीजें ये। तो जब तक गहन दृष्टि, लेखक असल में एक अन्वेषक होता, खोजी होता। खोजी मतलब उस चीज में नहीं, एक जो खोजी एक गाली भी होती है, खोज करता है लगातार, मतलब खोज करता है, देखता है, ऑब्जर्वेशन रहता है, अंतर्दृष्टि रहती। नहीं तो क्या वजह है कि एक दुर्घटना को आप सड़क पर देखते हैं, आम लोग देखकर चले जाते हैं, लेकिन लेखक उसी में पता नहीं कितनी सारी चीजों को जोड़कर लिखता है। तो एक अंतर्दृष्टि उसकी रहती है, एक चेतना रहती है। जब विशेष चीज आपके अंदर उतरती है तभी आप उसको लिख सकते हैं। तो ये खैरियत है वो जो उसी तरह की चीजों को लेकर आया। और मुझे लगा कि हमारी जेल की व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, परिवार की चीजें, व्यक्ति का खत्म हो जाना, ये सब ऐसी चीजें हैं जो आना चाहिए, लिखा जाना चाहिए। वो आते भी हैं, बहुत सारे लेखक लिखते हैं, पर मुझे अच्छा लगा कि मैं उस उपन्यास को ठीक से लिख पाई, मतलब लोगों को पसंद आया। तो लोगों को जब पसंद आता तब कॉन्फिडेंस आता है कि नहीं ठीक है, नहीं तो अपने आप में क्या लिख के रख ली कोई कहानी, और यदि पाठकों ने नहीं पढ़ी और उसकी कोई प्रतिक्रिया नहीं आई तो फिर उसका कोई मतलब ही नहीं रहता। तो बस वो इसी तरह से लिखी गई थी। और मीना जी, आपकी बातों को सुनने तो मेरे पास कोई प्रश्न नहीं है। जी जी, मैं आपकी बातों को सुन रही थी अभी, और मैं बह रही थी, और ये प्रवाह इतना ज़्यादा है कि शायद मैं अपनी बातों को सही से शब्द में नहीं ढाल पाऊँ। बट ये सारे पात्र, मैं भी कॉलेज में, महिला कॉलेज में मैं मास्टर हूँ, पिछले 25 सालों से हूँ, और इस तरह के पात्र मुझे भी मिलते रहते हैं, दिखते रहते हैं हर जगह। अभी कुछ दिनों पहले मैंने आपकी चीख कहानी पढ़ी है, और इतना गहन विश्लेषण एक एक पात्र का, मतलब भाई बहन पिता, सबके मन के अंदर घुस करके आपने जो लिखा है ना, ये कहानी मतलब घुमाती रही है, बहुत दिनों तक घुमाती रही है। बहुत बड़ी मेरी ये है आज सौभाग्य है। थैंक यू पुनम दी कि यहाँ पर आपसे मुलाकात आज हो गई। बहुत धन्यवाद। बहुत धन्यवाद आपका। और किसी आप जैसे पाठक ही तो लेखक की सबसे बड़ी ताकत है। के पूर्व की कहानियां हो या प्रेमचंद के बाद की कहानियां हो, यदि वो जीवन से जुड़ी हैं, यदि उनमें मनुष्यता है और वो आपके अंदर उतरती हैं, तो वो 100 साल हो, 500 साल हो, तब भी पढ़ी जाएंगी, तब भी याद रखी जाएंगी। और समकालीन कहानीकार या कहानियों में यदि जीवन होगा, सच्चाई होगी, ईमानदारी होगी, मनुष्यता की बात होगी, मनुष्य जीवन होगा या प्रकृति जीवन होगा, या मैं कहती हूँ चींटी का भी सच्चाई से चित्रण किया होगा, तो भी वो 100 साल क्या 500 साल बाद भी पढ़ी जाएगी, अगर वो उसमें वो सारी की सारी चीज़ें हैं जो एक मनुष्य होने के नाते हमको छूती हैं, अभिभूत करती हैं, हमारे दिल में उतरती हैं, दिमाग में उतरती हैं, चेतना को झंकृत कर देती, तो वो हमेशा याद रखी जाए। उसने कहा था क्या है, बूढ़ी काकी क्या है,
है ना, या चेखव की कहानियाँ क्या हैं, या बाद के कथाकारों की कहानी, यही तो है, जीवन ही तो है उनमें। जीवन है तो आपका परिवेश है, मेरा जीवन है, मैं यहाँ बैठी हूँ, ये परिवेश है, वातावरण है, आप लोग हैं, घटनाएं हैं। आज फ्लाइट डिले हो गई, लोगों ने क्या हंगामा मचाया, थोड़ी और डिले होती तो शायद मारपीट हो जाती। फिर वो कह रहे थे उड्डयन मंत्री को फोन लगाओ, मोदी जी को मेल करो, तो ये क्या पूरा परिवेश और पूरा वो आ गया ना, सारा का सारा सारी चीजें मतलब इसमें। तो यदि वो कहानी है, उस तरह की सच्चाई और ईमानदारी है उसमें, आपको कनेक्ट करती है, तो वो तो हमेशा पढ़ी जाएगी। राम दीदी, आपको सुनना बहुत अच्छा लग रहा है जी, लग रहा है सुनते जाए। जी, मैं ये जानना चाहता हूँ कि नए लेखकों में आप किसे पढ़ती हैं या कौन अच्छे लगते हैं आपको? नाम नहीं लोग, लेकिन सच में जैसे मैंने बताया ना कि शुरुआत में मैं सारे लेखकों को पढ़ती थी, इसी तरह बीच के सारे लेखकों को मैं मतलब इसलिए बता रही हूँ कि आप लोग सब जानते हो, सभी ने पढ़ा होगा कि यदि मैंने कमलेश्वर को पढ़ा तो पूरा पढ़ा, निर्मल वर्मा को पढ़ा तो पूरा पढ़ा, गोविंदेश्वर को पढ़ा तो, कृष्ण सुप्ती को पढ़ा तो पूरा पढ़ा, इस तरह से। तो नए लेखकों में बहुत सारे लेखक हैं जिनके उपन्यासों को, कहानियों को लगातार पढ़ती हूँ, और नाम लेना मुश्किल है क्योंकि नाम नहीं लेना चाहिए, थोड़ा सा उसमें कई बार नाम छूट जाते हैं जिनको, कई बार ऐसा होता है कि जिसको आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, जैसे कहते हैं ना घर का ही सदस्य कोई छूट गया, उसी का नाम छूट गया पता चला, तो वो एक बड़ा वैसा मुश्किल वो हो जाता है। तो धर्म संकट में मत डालिए, मैं बहुत सारे लेखकों को पढ़ती हूँ, बहुत सारे, बिना पढ़े तो पहचान नहीं सकते ना कि कौन कैसा। ये रश्मि जी बैठी हैं, मेरा कोई परिचय नहीं था, इनकी एक कहानी छपी थी किसी पर, और पूरा हॉस्पिटल का कि उस पात्र का इन्होंने इतना बारीक चित्रण किया था, तो मैंने कहा कि जरूर इनके, फिर मैंने इनको मैं देखिए कोई वो मेरे में नहीं था कि मैं बड़ी हूँ, उम्र में बड़ी हूँ, या मैंने रश्मि को फोन किया कि ये कहानी मतलब जरूर, तो इन्होंने बताया नहीं मेरे घर में भी सारे मेडिकल के लोग हैं और मेरा सारा वो है। तो इतनी उसमें प्रामाणिकता थी क्योंकि मैं खुद डॉक्टर परिवार और उससे आती हूँ, तो मुझे तुरंत समझ में आ जाता है पूरे कितने हॉस्पिटल्स मैंने देखे, कितने तरह के लोगों को मैं जानती हूँ, तो मुझे तुरंत समझ में आ रहा था कि नहीं, जब तक ये जानेंगी नहीं तब तक ये कहानी लिख ही नहीं सकती। मैंने इनको फोन किया, तो बहुत सारे लेखकों को ऐसे पढ़ती हूँ, बातचीत भी होती है, अच्छी रचनाएं हमेशा मन को आशान्वित भी करती हैं कि नहीं अच्छा लिखा जा रहा है, लगातार लिखा जा रहा है, और नई पीढ़ी में इतना आत्मविश्वास है कि वो कहते तो हैं कि हम हिंदी के लेखक हैं, हम स्टार हैं, हम ये हैं वो, हम लोग तो आज भी अपने कह ही नहीं पाते, कहीं परिचय देने में ही बड़ी शर्म आती कि हम लेखक हैं, मतलब अपना बता ही नहीं पाते कि हमने ये लिखा, वो मतलब वो चीज़ निकलती ही नहीं है। कोई कह दे कि हाँ इनके उपन्यास आ गए तो लगेगा हाँ ठीक है ठीक है। नए लोगों में इतना विश्वास होना भी चाहिए, बहुत अच्छी बात है। मैंने तो कॉलेज में पढ़ा है तो मुझे ये चीज़ बड़ी अच्छी लगती कि लड़कियों में आत्मविश्वास है, अपनी बात कह रही है, अपने क्षमता है, इंटेलिजेंस है, व्यक्त कर रही है, सामने आ रही है, तो हिंदी का गौरव है कि वो सामने आ रही है, बहुत अच्छी, मतलब मुझे अच्छा लगता है नए लेखकों का कॉन्फिडेंस और लिखना और अपने आपको इस तरह से वो करना, तो ये अच्छी बात है। मैं उसमें कभी भी नकारात्मकता नहीं देखती हूँ, मुझे अच्छा लगता है उनका ये रूप। तो मैं नंदे को बुलाना चाहूँगी। हेलो, थैंक यू रश्मि। मैं कुछ कहूँ उससे पहले मैं यहाँ उपस्थित हर व्यक्ति से कहना चाहूँगी कि एक बार जोरदार तालियां होनी चाहिए उर्मिला जी के लिए, क्योंकि जिस तरह से मैं सुन रहे थे और जैसा कि बताया उन्होंने कि मन कर रहा था सुनते जाएं, तो सुनने का मन सबका था, लेकिन समय की कमी है और तालियों की गड़गड़ाहट से ही मुझे लगता है कि इनका हौसला और ज़्यादा बढ़ेगा और ये दोबारा हम इनको बुला पाएंगे और आप लोगों को और भी सुना पाएंगे।
मैं एक बार और मैं आग्रह करूंगी आप सबसे कि हमारे बीच राज्यसभा सांसद महुआ जी भी उपस्थित है, एक बार उनके लिए जोरदार तालियां। मैं महुआ जी से आग्रह करूंगी कि महुआ जी आप आए। ये आप और उर्मिला जी पूर्व परिचित हैं, लेकिन मैं चाहूंगी कि रश्मि आप आए और हमारी खड़ी रहेगी। बहुत ही अच्छे तरीके से सबके साथ किया और सब उनकी मधुर वाणी में होते चले। आग्रह भी होगा कि यहाँ पे किताबें हैं। रश्मि और सीमा से आग्रह होगा कि आप किताबें ले लें और हर किसी को एक एक किताब दे देंगे। आप सब उर्मिला जी से हंस और धन्यवाद ना दूं तो ये शायद उचित नहीं। ये किसके द्वारा किया जाता है ये जानना भी बहुत जरूरी है। और जो आप सभी अतिथियों का हार्दिक आभार प्रकट करती हूँ। महादेव शंभो शिव शंकर, महादेव शंभो शिव शंकर, शरण आवत तुम्हारे अभयंकर, शरण